हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जिसने फर्स्ट वाला नहीं देखा है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है यूजीसी नेट जेआरएफ 2023-24 करके, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं, ये लिए हैं टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है, जिससे अभिप्राय है एक सुगठित राजनीतिक व्यवस्था, सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, सुप्रत्याशित आर्थिक संरचना या फिर एक वास्तविक व्यवस्था पद्धति। तो बताइए, थ्योरी शब्द है जो कि ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है, जिससे अभिप्राय है। तो इसका क्या अभिप्राय है? तो थ्योरिया से अभिप्राय है कि सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। ठीक है, क्या है? सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। तो उसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? पीटर लेस्ले, डेविड ईस्टन, जीन ब्लांडेल या फिर अल्फ्रेड कॉवन। तो सेकंड का जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन ब्लांडेल। तो जीन ब्लांडेल का जन्म ये 26 अक्टूबर 1929 को हुआ था। वे फ्रांस के राजनीतिक वैज्ञानिक थे। तो इसमें जो सही है, यह ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? जे.एस. मिल का कथन है, इसियाह वर्लिन का कथन है, टी.एच. ग्रीन का कथन है या फिर अर्नेस्ट वार्कर का कथन है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, इसियाह वर्लिन का कथन है। ठीक है, तो इसियाह वर्लिन अपने लेख टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के लिए प्रसिद्ध हैं। इस लेख को उन्होंने 1958 ईस्वी में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। ठीक है, तो इसमें जो सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है या फिर सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें है सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। तो इसमें जो सही है, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मायो के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? सांस्कृतिक क्रांति, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचारों संप्रदाय को शामिल होने दो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन मायो के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था? तो इसमें जो सही है, यह है ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदाय को शामिल होने दो। तो देखो, माओ त्से तुंग एक चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक और साम्यवादी दल का नेता था, जिनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर उन्होंने जिस सिद्धांत को जन्म दिया, उसे हम मायोवाद नाम से जाना जाता है ना। मायो संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो इसमें जो सही है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई? ट्रॉट्स्की द्वारा, स्टालिन द्वारा, मार्क्स द्वारा या मायो द्वारा? तो ये किसके द्वारा की गई? ये की गई ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन द्वारा की गई। तो लेनिनवाद ये साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। विचारधारा के स्तर पर यह सर्वहारा क्रांति की ओर, विशेषकर सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत और कार्यनीति है।
लेनिन ने उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उस विश्लेषण को जारी रखा जिसे मार्क्स ने पूंजी में किया था। लेनिनवाद की सृजनशील आत्मा समाजवादी क्रांति के उनके सिद्धांत में व्यक्त हुई है। तो इसमें जो सही है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एरिक्सन है, राजमोहन गांधी है, रोमिया रोला है या फिर नियामा है? तो द गुड बोटमैन नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राजमोहन गांधी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजमोहन गांधी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है हमें वो बताना है। प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, यह राजनीतिक की पुस्तक है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, या फिर यह शिक्षा की पुस्तक है? तो जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है वह क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है ना। तो इसमें जो सही है ये कौन सा कथन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री M.N. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है ना? नहीं लिखी गई। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गांधीज्म, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, या फिर नेशनलिज्म, रैशनैलिटी और रेवोल्यूशन। तो इसमें से हमें ये बताना है कि श्री M.N. राय द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो देखो जो 9 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, नेशनलिज्म, रैशनैलिटी और रेवोल्यूशन। तो मानवेंद्र नाथ राय ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी और मार्क्सवादी राजनीतिक विषयक लगभग 80 पुस्तकों की रचना मानवेंद्र नाथ राय ने ही की थी। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? M.N. राय ने, रूसो ने, हॉब्स ने, या फिर मैकियावेली ने? तो 10 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली ने की है। किसने की है? धन की तुलना महिला से की है, ये की है मैकियावेली ने की है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है? पेरिस पांडुलिपियाँ, फ्यूरवर्क पर शोध प्रबंध, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, या फिर जर्मन विचारधारा? तो निम्नलिखित में से एलिनेशन से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नहीं है। ठीक है, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी नहीं है। अगला है प्रश्न, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय होता है? यथार्थ इच्छा होता है, अधिकांश इच्छा होता है, संपूर्ण इच्छा होता है, या फिर वास्तविक इच्छा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक इच्छा। सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय होता है? तो ये होता है वास्तविक इच्छा होता है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये दिया है कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो हमसे कथन बोल रहा है, सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। इसका कारण है नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। तो दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो देखो इसमें जो सत्य दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए जो कथन है ये सत्य है किंतु आर असत्य दिया गया है। ठीक है, ए कथन सत्य है लेकिन इसमें जो आर है जो इसका कारण है वह गलत दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। सूची 1 में दिया गया है उनके शुद्ध रूप और दूसरे में दिया गया है अपभ्रष्ट रूप दिए गए हैं। तो इसमें है राजतंत्र, तो ये है टिर्नी अत्याचारी शासन। दूसरा है उसमें कुलीन तंत्र, तो ये है अल्पतंत्र। राज्य व्यवस्था, तो ये है लोकतंत्र। और आदर्श राज्य, ये है सम्मान तंत्र, यानी कि प्रथम अवस्था। तो देखो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। 14 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रम अनुक्रम क्या है? तो एक तरफ हमें सूची 1 में लेखक दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी पुस्तकें दी गई हैं।
तो देखो इसमें जो सही है, इसमें जो कूट में जो सही आंसर दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4 2 3 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में पद्धति सिद्धांतवादी और जो सूची 2 है इसमें पद्धतियाँ दी गई हैं। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 4 2 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 4 2 3, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको मिलान कर लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया? गैब्राइल आलमंड ने, डेविड ईस्टन ने, मार्टिन कपलन ने या फिर आरन युंग ने? तो किसने किया? 17 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, डेविड ईस्टन ने। तो डेविड ईस्टन का जन्म ये टोरंटो में 1917 को हुआ था। वे 1943 में अमेरिका आए और उसने राजनीतिक व्यवस्था के फ्लो मॉडल को प्रस्तुत किया। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आलमंड ने अपनी दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किसने ली है? रॉबर्ट के मर्टन, टैलकॉट, पार्सन्स, मेलिनोवस्की या फिर आर्थर वेंथले? तो 18 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, टैलकॉट पार्सन्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया है? लुसियन पाई ने, हंटिंगटन ने, फ्रेडरिक्स ने या फिर डैनियल लर्नर ने? तो 19 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक्स ने। किसने दिया? फ्रेडरिक्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता यानी कि विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत के संबंध हैं? लुसियन पाई है, ऑर्गान्स्की है, हलपर्न है या फिर डेविड एप्टर है? तो 20 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, हलपर्न। तो हलपर्न जो है वह राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? आलमंड और बर्वा ने, हंटिंगटन ने, लुसियन पाई ने या फिर एडवर्ड शिल्स ने? तो ये जोड़ा है ऑप्शन नंबर बी, हंटिंगटन ने। तो हंटिंगटन ने संस्कृतियों को सभ्यता के साथ जोड़ा है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? भारत पर, अमेरिका पर, स्विट्जरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो भारत और अमेरिका, हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। ये निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? तो एक भारत पर और अमेरिका पर। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ला पेलोम्ब्रा और मायरन वीनर, पीटर के मर्कल, हैरी एक्सटीन या फिर जीन ब्लांडेल? तो 23 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए, ला पेलोम्ब्रा और मायरन वीनर। ठीक है, ला पेलम्ब्रा और मायरन वीनर ने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है। एक है संस्थागत सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और तीसरा है विकास सिद्धांत के साथ जोड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है हमें वह बताना है। तो पहला दिया गया है, स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। भारत के संविधान में इसके लागू न होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। या फिर इंग्लैंड में टॉरीज को रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव माना जाता है। तो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर देखना है। तो देखो 24 का जो सही हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3। तो स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। और दूसरा है भारत के संविधान में इसके लागू न होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है, ठीक है। यह कथन किसने दिया है कि नंबर 1 और नंबर 2, 3 और 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो हेराल्ड लास्की ने, मार्गरेट थैचर ने, हेराल्ड विल्सन ने या फिर विंस्टन चर्चिल ने। तो 25 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। चर्चिल प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता भी थे। चर्चिल सेना में अधिकारी भी रह चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसने ब्रिटिश सेना में अहम जिम्मेदारी संभाली थी। चर्चिल एकमात्र प्रधानमंत्री था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। तो कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती। अच्छा, इसका कारण दिया गया है माइकेल के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म का सही मेल नहीं किया गया है। तो इसमें कौन सा युग्म है जो कि सही मेल नहीं है। तो ये है सबसे पहले पेरेटो अभिजन का संचार, मोस्का जन सिद्धांत, माइकेल जनधारणा और गैसेट राजनीतिक फॉर्मूला। तो इसमें जो सही मेल नहीं खाता ये है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा 2 और 4, यानी कि मोस्का जन सिद्धांत और गैसेट राजनीतिक फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता, राज्य नागरिकता। तो किसको प्राप्त है, भारत और यूएसए को, भारत और स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड और यूएसए को, या फिर यूएसए और यूके मैरी को। तो 28 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड और यूएसए को। तो नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अभिकथन असत्य है। जो असत्य है वह हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य को निहित होती हैं, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा इसमें जो कथन है वह असत्य दिया गया है। तो देखो 29 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट होगा, यानी कि 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो जो अभिजन सिद्धांत है ये सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ, ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में। सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में आरंभ हुआ था। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है। रशियन क्रांति से, आयरिश क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, या फिर सांस्कृतिक क्रांति से। तो ये मिली है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से मिली है।
तो संविधान किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ एक क्या है, एक दस्तावेज है या संहिता है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श को प्रतिस्थापित करने की प्रेरणा 1789 यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। तो इसमें देखो जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? भारत के कोई भी 5 नागरिक, संसद के कोई भी 5 सदस्य, निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य या फिर निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 10 सदस्य। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो 32 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य। तो राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों तथा साथ ही राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य प्रस्तावित कर सकते हैं। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद 51A, 14 या फिर 300A। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? तो 33 का जो राइट आंसर है यह ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, यानी कि 2 और 4। तो आर्टिकल नंबर 51A और आर्टिकल 300A इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? तो जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, जैल सिंह या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 34 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। उनके कार्यकाल के दौरान ब्लू स्टार ऑपरेशन एवं इंदिरा गांधी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो विखू पारिक ने कहा है या फिर TN मदान, बिपिन चंद्र या फिर आशीष नंदी। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र। तो बिपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहास के एक प्रमुख इतिहासकार हैं। प्रोफेसर बिपिन चंद्र भारत के स्वतंत्र संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार हैं। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक का लेखक कौन है? जेम्स मैनर, अतुल कोहली, जोया हसन या फिर MSA राव। तो कौन है? डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो 36 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतुल कोहली है। कौन है? अतुल कोहली। अगला है, भारत में विपणन राजतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? स्टैनले A कोचानेक, जेम्स मैनर, मॉरिस जोन्स या फिर पॉल ब्रास। तो 37 का जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस जोन्स ने। विपणन राजतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? तो मॉरिस जोन्स ने दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना जाता है। मॉरिस जॉन ने, रजनी कोठारी ने, फ्रैंकिन फ्रैंकल ने या फिर सूसन एंड लॉयड रोडोल्फ ने। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर बी, रजनी कोठारी ने। तो भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है। तो किसने माना है? रजनी कोठारी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय अभिजन और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उधमवृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है। ये कथन किसका है? पार्थ चटर्जी का है, अतुल कोहली का है, योगेंद्र यादव का है या फिर पॉल ब्रास का है।
तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर बी अतुल कोहली का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी अतुल कोहली का कथन है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 40 का जो सही हो जाएगा, जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2341। 2341। तो लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये पॉल ब्रास की है। पार्टी बिल्डिंग इन ए न्यू नेशन ये मायरन बीनर की है। द पेनफुल ट्रांजिशन बारगोइस डेमोक्रेसी इन इंडिया ये अचिन बनाइक की है। और लास्ट है इंडिया इन ट्रांजिशन फ्रीइंग द इकोनॉमी ये जगदीश भगवती की है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताएं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। तो सबसे पहले है बलवंत राय मेहता समिति, फिर LM सिंघवी समिति, GVK राव समिति और फिर अशोक मेहता समिति। तो सबसे पहले जो समिति जो बनी थी ये बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। ये बनी थी 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति 1957। दूसरे है अशोक मेहता समिति, ये 1978 में 1978। दूसरा है GVK राव समिति, ये 1985। और लास्ट है LM सिंघवी समिति, तो ये बनी थी 1986 में। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1432। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में राजनीतिक दलों ने अपनी पहुंच बढ़ा दी है, परंतु उनकी वैधता को गहन क्षति पहुंची है। कारण है इसका कि राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता। तो अब हमें इसमें कूट बताना है कि इसमें कूट कौन सा सही दिया गया है। तो देखो 42 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, फिर है अनुच्छेद 43A या फिर अनुच्छेद 49A। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो 43 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि अनुच्छेद 43A। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 43A। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता थे और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे। उन्होंने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने हैं। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं पुस्तकें और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें 45 का जो सही होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 3412। क्या हो जाएगा? 3412 इसमें राइट आंसर होगा, 3412। ठीक है, तो ये आप सुमेलित कर लेना। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए। सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए। निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए और इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए। तो हमें बताना है कि इनमें से कूट कौन कौन से सही दिए गए हैं। तो देखो 46 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसमें सही दिए गए हैं। तो इसका जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो
इसमें दिया गया है ध्यान देने का विस्तार, श्रेणी प्रक्रिया, मानवीय संबंध सिद्धांत और प्रकार्यात्मक फॉर्मेनी प्रक्रिया। मूनी तथा रैली, F.W. टेलर, B.A. ग्रेक्यूनास या फिर एल्टन मियो। तो हमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो 47 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इसको सुमेलित कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बिलोवी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? सामान्य उपरिला प्रशासन, समन्वय, वित्त या फिर वैयक्तिक प्रशासन। तो 48 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। तो विलोवी द्वारा अपनी पुस्तक में, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो समन्वय को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। आदेश का एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। तो जवाबदेहता को, विशिष्टीकरण को, स्वीकार्यता को या फिर समन्वय को। तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, जवाबदेहता को। तो आदेश का एकता सिद्धांत ये मुख्यतः किसको सुनिश्चित करता है? जवाबदेहता को करता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? समय तथा गति अध्ययन, निर्णय लेने में भागीदारी, विभेदक उजरती दर व्यवस्था या फिर प्रकार्यात्मक फॉर्मेनी। तो देखो 50 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्णय लेने में भागीदारी। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता में से निर्णय लेने में जो भागीदारी है यह सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने कंप्लीट किए हैं 50 क्वेश्चन। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।